वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी भरपूर एग्जीबिशंस जो हैं वो हो चुकी हैं। अब तक पूरी दुनिया में इनकी 24 सोलो एग्जीबिशंस जो हैं वो हो चुकी हैं, जिनमें से एक जो है वो नेशनल असम्बली में हुई, जिसको 24 ममालिक के जो सुफराए कराम थे उन्होंने अटेंड किया। पंजाब असम्बली में इनकी जो एग्जीबिशन है, उसके बाद इनके फ़न पारे जो हैं, ख़त्ताती के नमूने जो हैं वो वहाँ पर ही अभी तक लगे हुए हैं। जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो उसको देख सकते हैं और आप इनको बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा TV अपीयरेंसेस देने वाले ख़त्तात जो हैं वो भी यही हैं। सबसे पहले इनकी जो मुलाकात है वो हमारे शो के थ्रू ही आप सब लोगों से हुई सी, एंड वी टेक सो मच प्राइड इन इट कि इतने प्यारे आर्टिस्ट जो हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो आज तक हमारा जारी है। वासिल शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वासिल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं ना आज आपसे ख़त्ताती के अलावा ना एक और बात करने लगी हूँ जिसके लिए मैंने आपको बुलाया। पिछले दिनों मैं किसी से मिली और उन्होंने मुझे बताया, यार अब वो लोग ख़वातीन टॉक, मैं गॉसिप आपको बता रही हूँ, मुझे पहली दफ़ा पता चला कि यार ये भी इस तरह से भी लोग देखते हैं। मैं उसके घर गई, उनके घर में तो सादकैन की जो है ना वो लगी हुई थी पेंटिंग और ख़त्ताती, कम से कम भी जो है ना 1-1 करोड़ की तो होगी। तो उनके जो घर की जो पूरी जो वैल्यू थी ना उससे ज़्यादा की तो ख़त्ताती लगी हुई थी। अब वासिल, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं तो देखती थी यार ख़त्ताती है तो ये वाह 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 क्या काम है, मैंने तो इसको इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड वैल्यू तो कभी कैलकुलेट ही नहीं किया था। तो मुझे बताएं कि ये वाकई इज दिस ट्रू? बिल्कुल ऐसा है, ये बात हकीकत है कि दुनिया में आर्ट और क्रिएटिव इकॉनमी एक बहुत बड़ा बल्क होता है किसी भी इकॉनमी का। और दुनिया में अगर आप जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें अगर एक लिस्ट निकाली जाए तो जो टॉप 20 उनमें एक आर्ट क्यूरेटर भी हैं जिनके पास पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी उनकी पेंटिंग्स की वजह से वो $1 बिलियन की मालिक है, अमेरिकन एक आर्ट क्यूरेटर हैं। तो सादकैन साहब की अगर पेंटिंग से बात की, नो डाउट वो इस वक्त $1 मिलियन में हैं अगर ओरिजिनल है। असल बात यह है कि ओरिजिनल है, क्योंकि उसकी दोबारा तो कोई और आ ही नहीं सकता, काम जो है वही है। तो जो जिसके जितनी डिमांड करे तो उतने का है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और दूसरी बात, आर्ट की सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ना रिप्रोड्यूस की जा सकती है, दोबारा बन जा सकती है, कॉपी आ सकती है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, कोई बात नहीं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो एक दफ़ा बन चुका वो दोबारा नहीं है, जो दोबारा बनता है वो क्राफ्ट होता है। लेकिन मैं हैरान इस चीज़ पे हो गई कि अगर करोड़ों रुपए की सादकैन साहब की एक पेंटिंग या एक आर्ट ख़त्ताती है तो वो सादकैन साहब की ज़िंदगी में क्यों नहीं थी करोड़ों की? ये पाकिस्तान में ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर हम वो कौम ऐसी है कि बास्कता में कहा जाता है कि मुर्दा परस्त कौम है। हमारे यहाँ बड़ा दरवेश भी उस वक्त होता है जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए, बड़ा फनकार भी उस वक्त होता है वो जब दुनिया से जा चुका, बड़ा अदीब, बड़ा शायर, हम जब वो मौजूद होता है हम उसकी कदर नहीं कर पाते। बड़े नामे हमारे सामने ऐसे मौजूद है। सादकैन साहब का उस वक्त भी काम बहुत बड़ा था, आज भी बहुत बड़ा काम है। और आज के दौर में भी कई सादकैन मौजूद हैं जो अपने अपने शोबे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि पेंटिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो रियाज रफ़ी साहब कराची के हैं, बहुत बड़ा काम है। मेरे पास उनके 2 काम पड़े हुए मौजूद है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि उनका काम आपने बाय करना है, कि मुझे कहा जाए 50 लाख रुपए में एक, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, उतने का उनका काम है, वैल्यू करता है। लेकिन जब तक वो पाकिस्तान में थे कोई पूछता नहीं था कि इस तरह इतना महंगा, पूछते थे लेकिन इतनी इज्जत नहीं दी जाती। अब वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ जा चुके, पता चलता जी अब उनका काम $50,000 का, $20,000 का, $30,000 का काम है। वहाँ पर अब दुनिया लेने को तैयार है। पाकिस्तान को अब जाके समझ आए कि अच्छा हमारे पास देखे रियाज रफ़ी साहब के ये काम पड़े हुए, हम कितने खुश नसीब है, अब उनका काम लेना मुश्किल हो चुका है। तो हमारे यहाँ शायद कदर नहीं होती, जब दुनिया उसको रिकग्नाइज करती ना, फिर कहते हैं वाह 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 ये तो हमारा नाम था, हमारा काम था, हमारा आदमी है। तो पहले ही देख लिया जाए, पहले ही समझ लिया जाए। कैसे अब ये इस मसले को कैसे आसान करें? हमारे हर मामले का जो असल बुनियादी मसला ना एजुकेशन की कमी है। हमारा मुआशी मसला हो, समाजी हो, अखलाकी हो, हमारा सबसे बड़ा जो अफलास है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मैं समझता हूँ तमाम आलमी इस्लाम का, वो फ़िक्री अफलास है। जब हम इंटेलेक्चुअली बहुत डीप हो जाएंगे, पढ़े लिखे अच्छे तरीके से हो जाएंगे, तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देंगे। फिर हमारे यहाँ क्रिएटिव बिहेवियर्स आएंगे। अगर आज पाकिस्तान का इंडेक्स निकाला जाए सोशल बिहेवियर का, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन का बिहेवियर ज़्यादा है। हमारे मीडिया के ऊपर स्क्रीन में डिस्ट्रक्शन को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि तख़य्युब इतनी होगी, इतने रोड बंद कर दिए गए, यहाँ पे आग लगा दी गई, यहाँ पे टायर जला दिए गए। बंदिश का जो रवैया है ना
तोड़ फोड़ का रवैया वो हमारे यहाँ ग्लैमराइज कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से हमारे यहाँ तख्लीक का जो रवैया, तख्लीक की जो अमल, तख्लीक की जो पैदावार, फ़नून, शायरी, अदब जो बड़ा है वो लोगों को समझ नहीं आता, लोगों तक पहुंचता नहीं उस अहमियत के साथ। हाँ, ये खबर चल जाती है कि अच्छा जी इसने ये पेश कर दिया, इसकी एक एग्जीबिशन ये होगी, उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उससे कितना प्रोसेस किया है, मेडिटेट किया, उसको अंडरस्टैंड करके फिर वो एक पैगाम दिया सोसाइटी को, वो कहीं डिस्कस नहीं हो रहा हमारे मीडिया के अंदर भी, और लोग भी नहीं समझ पाए। बहुत महदूद तादाद है लोगों की जो इसको समझते हैं और जो समझते हैं वो उसको वैल्यू वो करते हैं। अगर वो भी ना करे तो शायद हमारे यहाँ जो चंद एक आर्टिस्ट है वो भी ना मौजूद हों। वो जो गनीमत है ना, कोई 20-50-100 आर्टिस्ट पाकिस्तान में गिन के है, तो आज वो उनके सबब ये है। तो बताएं कि जो लोग देख रहे हैं और वो चाहें कि वासिल ने बहुत अच्छा काम किया यार, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इस्तकामत जो ना सबसे अहम चीज़ होती है। अल्लाह पाक ने भी एक बात कही ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। आर्ट जो ना ये कभी भी फर्स्ट डे में नहीं आता, ये नहीं कि आप काम करना शुरू कर दे तो आपको दूसरे दिन पजीराई मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक बीज होता है ना, उसको दफन होना पड़ता है, फिर वो आहिस्ता बहुत दफन होने के बाद कॉम्परिक निकलती है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो शजर बनता है, मौसमों से बचना पड़ता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में जाके फल देता है। ये ओवरनाइट गेम नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस्तकामत के साथ। इस चीज़ को भूल करके पाकिस्तान की सोसाइटी उसको रिस्पॉन्स क्या करेगी, आपको गलत भी कहा जाएगा, आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा, मुआशी तौर पे बहुत बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, सोसाइटी भी आपको हो सकता है रद्द कर दे। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना इस्तकामत के साथ। इंशाल्लाह वो कहते हैं कि मेरा वक्त एक दिन आएगा, तो वक्त लाज़मी आएगा, आप रिकग्नाइज होंगे। अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं रखता, हमेशा आपको उसका सिला मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये तो होगी ना, ये तो होगी आर्टिस्टों को हिदायत या उनके लिए एक बात। मैं बात करूं देखने वालों की, हाँ, कि हम अपने आर्टिस्ट को कैसे अप्रिशिएट करें, सोसाइटी की। देखिए, इसमें दोनों तरफ से रवैयों की यहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, आर्टिस्ट की भी और सोसाइटी की भी, दोनों को। एक तो ये कि हमारे यहाँ नुमाइशों का रुझान बहुत कम था। मेरे ख्याल से कोरियोग्राफी की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो इसका तो बहुत ही कम था, लेकिन नुमाइश होनी चाहिए और भरपूर नुमाइश होनी चाहिए। जितना आप काम करते हो उसको एग्जिबिट लाजमी करें, और काम करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन नुमाइश करना उसी तरह एक और बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, वो लाजमी कीजिए। फिर सोसाइटी उसको रिस्पॉन्स भी करे। अब सोसाइटी को रिस्पॉन्स करने के लिए आज जो है उसकी मैक्सिमम जो कहते हैं रीच, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है कि लोगों तक पैगाम जाए, सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करे। और मैं इस हवाले से एक बात करूँ, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ लेंगे ना, चंद 2-3 चीज़ों के अलावा हर चीज़ डी वैल्यू हो जाती है। आज आप गाड़ी लेंगे, 10 साल के बाद वो डी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन पेंटिंग अगर आप लेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जो आपने बात की कि जो लोग देखने वाले हैं या आर्ट कलेक्टर्स हैं वो क्यों कलेक्ट करते हैं, इसी वजह से कि वो आज पेंटिंग किसी आर्टिस्ट की उठा गए थे, 10 साल बाद वो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अच्छा, अब अगर तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग को, आज यही पॉइंट ऑफ व्यू मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने देखने वालों के सामने, दिस वाज यस, आर्ट कलेक्टर ऐसा करते हैं कि आप किसी पेंटिंग को नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिस्टिक वैल्यू, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे। मेरे साथ भी एक वाकया पिछले साल हुआ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया से आर्टिस्ट आए पाकिस्तान, आर्ट कलेक्टर आए, उन्होंने मुख्तलिफ गैलरीज में काम देखा, ये आर्टिस्ट का काम, ये काम, उनको जो समझ आता है कि अच्छा इसके 2 काम पड़े, इसके और मिल सकते। मुझे भी कॉल आई कि वासिल ये जो काम का स्टाइल, आपके पास इतने काम मौजूद और हैं। मैंने कहा कि इतने नहीं पड़े, 3 काम मेरे पास और, वो हमें आज भिजवा दें, हमने भिजवाने ऑस्ट्रेलिया। क्यों? वहाँ पे आर्ट कलेक्टर आए, वो काम यहाँ से वहाँ लेके जा रहे, वो जाके उसको डिस्प्ले करे रखिए, उनकी मर्जी। वो बास्कत ये करते हैं, उसको 10 साल बाद 20 साल बाद एग्जिबिट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको लेके जाते हैं, वो डॉलर्स में उसकी प्राइस लगाते हैं, और वो फिर अगर फायदे में हमसे 2 लाख रुपए का काम ये खरीद गया छोटे साइज में, वहाँ जाके उन्होंने वो 2 लाख का काम 50 लाख में सेल करना है, बाद में 40 लाख में सेल करना, वो उनकी अपनी उस वक्त की है कि उस वक्त कितने का कहीं हो सकता है, इससे भी कहीं ज़्यादा महंगा। अच्छा, जो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग कोई या किसी चीज़ को खरीदना चाहें, आई एम श्योर कि, और तो उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए, हाउ टू पिक जो खरीदने वाला है? देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। एक आर्ट कहा जाता है कि क्लासिकल आर्ट फॉरएवर होता है, वो कभी भी किसी भी दौर में उसकी वैल्यू कम नहीं होती। आज से 1000 साल पहले भी अगर देखा जाए, या उससे भी पहले 60 साल पुराना भी, वो जो एक स्टैच्यू है द लाइन मैन, उस वक्त भी वो क्लासिक बहुत खूबसूरत मुजस्मा है। आज अगर उसकी वैल्यू देखा जाए, वो तो $1 बिलियन का स्टैच्यू है जर्मनी में जो पड़ा हुआ है, क्लासिक आर्ट है वो। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है या मॉडर्न आर्ट है, वो अपनी एजेस के एतबार से चेंज होता रहता है। हो सकता है आज उसकी वैल्यू है 20 साल के बाद ना हो, 50 साल के बाद ना हो,
तो जो क्लासिक है, ट्रेडिशनल आर्ट जो है, उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा, सीखने के एतबार से भी, करने के एतबार से टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है, और अगर वो बाय करेंगे तो उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। इसकी मिसाल आप म्यूज़िक में भी समझिए, देखिएगा कि पॉप म्यूज़िक होता है, बास का आता है कि एक गाना आया था किसी दौर में, छन्नों की आंख में एक नशा है या किन्ने किन्ने जाना बिगो दिखा, सॉरी मैं इस तरह की मिसाल दे रहा हूँ, वो आता था 2 साल 5 साल चला, उसके बाद लोग भूल गए। नहीं, 20-25 साल चलिए 20 साल चल गया, 2 डिकेड चल गया, लेकिन वो जो उस वक्त हाइप थी, पीक थी, वो आज नहीं है। उसके मुकाबले अगर आप खान साहब को देखें, नुसरत फतेह खान को देखें, आपदा परवीन के पुराने गाने जो गाए पे वो देखें, गज़लें देखें, वो जो उस वक्त उनकी वैल्यू थी आज मज़ीद बढ़ चुकी है, कम नहीं हुई किसी सूरत में। वो नी में जाना जोगी दनाल, वो आज भी उसी तरह से फेमस है। आपदा परवीन के ऐसे कितने हैं, वो उनकी वैल्यू नहीं कम होती क्लासिक आर्ट की कभी भी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे, हालांकि आप खुद खत्तात हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कंटेम्प्रेरी जो लोग काम कर रहे हैं और आप उनमें से किस को समझेंगे कि बहुत अच्छा काम है उनका और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? पाकिस्तान की बात करूँ? जी, अच्छा, पाकिस्तान में रियाज रफ़ी की मैंने बात की, मेरे तो वो फेवरेट है और वो कोरियोग्राफी में भी करते हैं, साथ पेंटिंग भी करते हैं। मेरे वो बहुत फेवरेट है चूँकि उनके काम में बहुत डेप्थ है, बहुत वैरायटी है उसके काम में। मैं अगर पाकिस्तान के आर्टिस्टों की आज के दौर में रेट करूँगा तो बात में नज़दीक वो है। फिर उसके बाद आरिफ साहब हैं लाहौर से, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के प्रोफेसर थे, वो अब रिटायर्ड हो चुके, वो भी पेंटिंग्स, कोरियोग्राफी और इस तरह से काम करते हैं। मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है, बहुत यूनिक काम होता है कंटेम्प्रेरी में, उनका काम बहुत अच्छा है। ये 2 आर्टिस्ट पाकिस्तान में बहुत फेवरेट है। और आप अपने आप को जो है ना वो कहाँ पे प्लेस करते हैं इस सारे? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं अपने आप को कैसे प्लेस करूँगा। देखिए मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है बिल्कुल भी। मैं कभी भी किसी के साथ ना तो मुकाबले में आता हूँ कि अच्छा ये पहली दूसरी तीसरी पोजीशन में, नहीं, ऐसा मैं नहीं। मैं तो बस मैं वो कहते हैं ना कि किसी आप जाएँ बाग में, वहाँ पे 100 फूल खिले हुए, उनमें से एक मैं भी हूँ। शायद किसी को पसंद आए ना आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि हूँ फूल, कांटा नहीं हूँ, किसी के लिए मसला का सबब नहीं बन रहा, खुशबू दे रहा हूँ। सोसाइटी के लिए जो तख्लीक के रवैये इतने बढ़ चुके, उसमें तख्लीक का पैगाम, तख्लीक के रवैये, तख्लीक की गुफ्तगू वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप एक खत्ताती का, इससे पहले कि मैं ये इसको कंटिन्यू करूँ, इसी दौरान में लेट्स हैव अ लुक के, वैसे तो आप लोगों ने बहुत वासिल का काम देखा होगा तकरीबन हर मीडिया चैनल्स के जरिए से, हमारे जरिए से बहुत दफ़ा, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पहली जो टीवी में अपीयरेंस है वो इस स्टूडियो में हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप तशरीफ लाए और हमारा प्रोग्राम जो है वो आज फर्स्ट टाइम करना चाहता हूँ। मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था आपके शो में, 2011 की बात है, आज से 14 साल कबल, जो मेहनत की बात की, इस्तिकामत की बात की, आई वाज अ स्टूडेंट दैट टाइम, मैं मास्टर्स कर रहा था और मैं रावलपिंडी में एक जगह पे रहता था, तो वहाँ से आपके स्टूडियो तक मैं पैदल आया था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता। आज मैं फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ कि मैं पैदल आया था और किसी को नहीं पता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वहाँ से स्टार्ट करके, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सोच से अल्लाह ने मुझे ज़्यादा अता किया है। ग्रेट, इस्तिकामत। बिल्कुल सही। और एक नज़र डाल लेते हैं इनके फ़न पारों के ऊपर और फिर हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाई हैं जो कि पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली में, जिसमें आपको का एग्जीबिशंस हुई हैं और वहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले पे भी हैं या जो चीज़ें डिस्प्ले की गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। तो जब आपका प्रोसेस क्या है वासिल, जब आप मतलब करने लगते हैं खत्ताती, तो कैसे करते हैं? और माशाल्लाह बहुत काम है आपका, थोड़े से वक्त में आपने बहुत काम किया है और अपने काम को प्रॉपरली प्रेजेंट भी किया है। मतलब 24 सोलो एग्जीबिशंस इज़ नॉट अ जोक। अभी मेरी जो लेटेस्ट एग्जीबिशन हुई थी ये मार्च में, पिछले महीने में ही, एक सेंट टॉमस मॉल इस्लामाबाद में,
एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड के वहाँ पे 32 एम्बेसडर्स ने उसको ऑब्जर्व तो किया था एट ए टाइम। खुद एट ए टाइम माशाल्लाह। Yes. तो आप खुद इसको अरेंज भी कर रहे होते हैं अपनी एग्जीबिशन को? देखिए एक वक्त था कि खुद ही सारे काम किया करता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि और लोग खुद रब्ता करते हैं कि हम आपकी एग्जीबिशन में आपके कोलैबोरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल एम्बेसीज भी हैं। टर्किश एम्बेसी ने ये लास्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी, कुछ और इदारे भी थे जिन्होंने साथ कोलैबोरेशन की थी। सो मैं तो कराची में था, जस्ट फॉर नाइट यहाँ पे आया, एक दिन के बाद वापस चले गया, बल्कि वो सारे काम खुद ही कर रहे थे। अच्छा, that's तो अब अल्लाह का शुक्र है कि, लेकिन शुरू में खुद ही सारे काम करना पड़ते थे, वन मैन आर्मी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बस काम कर लिया, बकिया वो जाने उनका काम, वो सारा काम खुद ही करते हैं। और इसके बाद मैंने रमज़ान में 23 मार्च के हवाले से ही गवर्नर हाउस सिंध में नुमाइश की, और उसमें जर्मनी के जो कौंसल जनरल कराची है उन्होंने भी, जापान, थाईलैंड, इस तरह और कोई 10 जो कौंसल जनरल थे कराची, उन सब ने ऑब्जर्व किया वहाँ पे, गवर्नर हाउस में तशरीफ लाई, उन्होंने वो नुमाइश देखी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो सक्सेस है इसकी टिप, एक तो आपने बता दिया मुस्तकिल मिजाजी इस्तिकामत, ये तो है ही ना कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन आप मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें प्रॉपर। आज का जो दौर है ये अपनी खुद तशहीर करने का, अपने बारे में खुद सेल्फ प्रोजेक्शन का दौर है। अगर आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे कोई और जो है वो आपके देखिए आपकी जो जब आप आर्ट करते हैं ना, तो अपनी नीयत जो ना वो मकबूलियत के लिए ना करें। अच्छा। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मकबूलियत के ना करिए, आर्ट करे तो कबूलियत के लिए करे, कि अगर ये कबूल हो गया ना अल्लाह के हजूर, और जिनका आप नाम लिखते हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कबूल हो गया, तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ काम पे मेहनत करें, वो खुद ही आपका काम पहुंचा देंगे। मैं इसकी मिसाल दूँ, मैं एक दिन ऐसे बैठा कराची में काम कर रहा था, एक साहब है मेरे पास के वास्ते हमें इस तरह से ये काम लिखवाना है और ये हमें कितने अरसे में दे सकते हो। मैंने कहा आप हुक्म कीजिए कितने देर में चाहिए, तो कहते जी हमें 1 महीने में चाहिए। मैंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगा। वो काम बनवा के लेके गए, वहाँ जाके हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पे वहाँ पे अवेज़ा किया है। और वो पिछले 4 साल से वहाँ पे नस्ब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कबूलियत वहाँ से है। मैंने शायद ख्वाहिश थी लेकिन मेहनत नहीं थी, मोहब्बत थी कि वहाँ पे काम लगे, मेहनत नहीं थी। तो ये मोहब्बत की कबूलियत है। मेहनत आप अपने काम को करने के लिए कीजिए, बकिया अल्लाह पे छोड़ दिए, अल्लाह ज़रूर इसका लाज़मी आपको सीधा देगा। कबूलियत सबसे पहले, मकबूलियत खुद ब खुद उसका बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाती है। तो वो मकबूलियत को फोकस ना करे, फोकस कबूलियत को करे कि अल्लाह के हाँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ काम कबूल हो जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही। आज तक का सेशन यहाँ तक, टिल के वासिल जो है कोई और करना चाहूँगा। देखिए कोरियोग्राफी की जब बात करते हैं ना, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ब्यूटी, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी। यस। और ज़िंदगी में अगर यही 3 चीज़ें आ जाए कि आप अपनी ज़ात में खुश आवाज़, खुश लिबास, खुश शक्ल, खुश अखलाक हो जाए, और फिर आप क्रिएटिव हो जाएं और स्पिरिचुअल डीप हो जाएं, तो मसाली ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी है। खताती ये चीज़ें हमारे साथ करती हैं, हम खताती करते हैं, ये सबको नजर आती है। खताती हमारे साथ क्या करती है ये किसी को नजर नहीं आता। खताती हम ये 3 चीज़ें अता करती है, ब्यूटी, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, मैंने किसी खतात को ना आप जैसा फ्लुएंट बोलने वाला भी नहीं पाया। ये हर दफ़ा मैं आपको कहती हूँ, लेकिन मतलब खतात यूजली बहुत पूछना पड़ता है उनसे मुझे, तो फिर वो जाके बात होती है। मेरे ख्याल से ये लफ्ज़ खुद जो ना, चूँकि लफ्ज़ लिखते हैं ना, उनकी मोहब्बत की सबब ही ऐसा कि वो खुद चलते हैं, उनके साथ दोस्ती हो जाती है। तो मुझे लफ्ज़ों से मोहब्बत है, तो इसी वजह से समझता हूँ शायद अल्फाज को भी मुझसे मोहब्बत है। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया वासिल, आप तशरीफ लाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और टाइम फॉर ब्रेक के बाद हम आप मिल रहे हैं एक और मेहमान से। स्टे विद अस। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए।